ખબરોમાં બન્યા રહેવા માટે બેલ આઇકોન દબાવો અને એબીપી અસ્મિતાને સબસ્ક્રાઇબ કરો. કોરોના સામેની લડાઈમાં અમેરિકાએ ભારત પાસે મદદ માંગી છે. પ્રધાનમંત્રી મોદીએ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ સાથે ટેલિફોનિક વાતચીત કરી અને મેલેરિયાની દવા મોકલવા ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે પ્રધાનમંત્રી મોદીને અપીલ કરી છે. અમેરિકામાં કોરોના વાયરસનો હાહાકાર છે. એક જ દિવસમાં કોરોનાના કારણે 1480 લોકોના મોત થયા છે અને અત્યાર સુધીમાં અમેરિકામાં 4113 લોકો જીવ પણ ગુમાવી ચૂક્યા છે. તો અમેરિકાથી સ્થિતિ જાણીએ. ન્यूयॉर्कથી तबीब डॉक्टर धीरज कौल अपनी साथे जुड़ाई गया है. धीरज जी, आपका स्वागत है. जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से मदद मांगी है, क्या है इस दवाई मांगने की वजह और किस तरह से ये काम करेगी वहां के हालात को देखते हुए? नमस्कार आपके दर्शकों को. थैंक यू फॉर गेटिंग मी बैक. बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है. ये बात सही है कि हमारा देश इस टाइम एक अच्छी पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है. सबको मोदी जी की लीडरशिप बहुत अच्छी लग रही है और मैं 1 मिनट लेके बताना चाहूंगा कि इवन WHO ने जो हमें एज प्रवासी भारतीयों को सबसे ज्यादा कंसर्न था, गरीब और पिछड़े लोगों का कौन ध्यान रखेगा, तो उसके लिए काफी अच्छा भारत सरकार काम कर रही है और लोग भी बढ़ चढ़ के मदद कर रहे हैं. अब आते हैं आपके सवाल पे. हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनीन ये दवा है जिसको प्लैक्विनिल भी बोलते हैं. ये मलेरिया की दवा है. कई सालों से, कई दशकों से यूज होती है. और जैसा कि भारत एक मलेरिया से ग्रसित देश है, अफ्रीका भी है, और भारत ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनीन बनाता है और एक मेन सप्लायर है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनीन का. इसीलिए ट्रंप ने भारत को रीच किया है कि अगर हमें जरूरत पड़े, अभी तक तो हमारे पास है, क्या आप हमें दे पाएंगे? तो मोदी जी ने ह्यूमेन बेसिस पे बोला है कि अपनी तरफ से जो हो सका वो करेंगे ह्यूमैनिटी की सर्विस के लिए, जो कि मोदी जी करते रहे हैं. और हम तो यहाँ की सोसाइटी में बैठ के ये भी आशा करते हैं कि इस बारी मोदी जी को, जो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है गरीबों के लिए, इस पेंडेमिक में सबसे ज्यादा नुकसान गरीब आदमी का होता है और उसको नजर में रखते हुए सरकार ने बहुत अच्छे कदम उठाए हैं. और अब इंडिया आके अमेरिका की मदद करने के लिए भी सोच रहा है. तो एक नोबेल प्राइज फॉर पीस के लिए मुझे लगता है मोदी जी को नॉमिनेट एट सम पॉइंट करना चाहिए. हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनीन ये जो दवा है, ये दवाई मलेरिया के लिए यूज होती है और कई स्टडीज ऐसी हुई हैं और अभी भी चल रही हैं, बड़ी बड़ी स्टडीज, जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनीन और एजिथ्रोमाइसिन को अगर आप कंबाइन करके दें तो 30 से 40% पेशेंट्स के अंदर फायदा देखा गया है कई स्टडीज में, और कई स्टडीज में 60% तक भी देखा गया है. हर दिन नया नया डाटा आ रहा है, कुछ प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स हैं. और एक चीज आपको बताना चाहूंगा, ये दवाई लूपस, सिस्टमिक इरिथ्रोमेटिस लूपस, एक दवाई है, रूमेटोलॉजिकल डिजीज है जिसमें ये यूज होती है. देखने में आया है एक बड़ी स्टडी में कि जो पेशेंट्स इस दवाई को लूपस की वजह से ले रहे हैं, उनके अंदर कोविड का इंसिडेंस कम है. तो इस तरह की कोरिलेशन बनाई जा सकती है. लेकिन एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है डॉक्टर्स को, इंडिया में भी और वर्ल्ड वाइड, कि इस दवाई से हार्ट की कंडक्शन स्लो हो सकती है और जो हार्ट के पेशेंट्स हैं उनके अंदर हार्ट की कंडक्शन रुक गई तो इलेक्ट्रिक कंपल्स नहीं जाएगा, हार्ट ब्लॉक में आ सकता है और हार्ट की काफी सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है. और दूसरी दवाई एजिथ्रोमाइसिन, वो भी हार्ट की कंडक्शन को ऑल्टर करती है. तो जो पेशेंट्स हार्ट के पेशेंट्स हैं, एक पूरे असेसमेंट के बाद ही उनको देना चाहिए. लेकिन दूसरे पेशेंट्स के लिए ये काफी सेफ दवा है. तो कुछ प्रॉमिसिंग रिजल्ट इस दवाई से अभी तक हमें मिल रहे हैं और बड़ी स्टडी हो रही है. और जैसा कि आप जानते हैं, ये बहुत तेजी से डिजीज ग्रो हो रहा है. एज ऑफ टुडे 1.2 मिलियन लोगों को हो चुका है. वर्ल्ड में 64,000 लोग मर चुके हैं. अमेरिका में 3,11,635 लोगों में ये पॉजिटिव पाया गया है और तकरीबन 8,435 लोग इससे मर चुके हैं. एक बात बताने की बहुत जरूरी है कि वर्ल्ड के अंदर ऑल्दो 62,000 लोग मर चुके हैं, लेकिन 42,000 लोग बहुत बहुत क्रिटिकली सिक आईसीयू में हैं, जिनकी मोर्टेलिटी 50% भी हो सकती है. प्रार्थना करें कि वो जीवित रहें और हम उनकी मदद कर सकें. जैसे मैंने कल बताया था, एक नई थेरेपी है जो कि इसको हम कंपैशनेट यूज के लिए बोलते हैं, जिसको हमने प्रूव नहीं किया है, साइंस का बैकिंग नहीं है, लेकिन कईयों में चल रही है, जिसको हम बोलते हैं एक्सट्रैक्टेड प्लाज्मा. एक पेशेंट अपना प्लाज्मा देता है जिसके अंदर एंटीबॉडीज होती हैं. वो प्लाज्मा का बैग अगर आप आईसीयू पेशेंट में लगा दीजिए तो देखने में आ रहा है कि कई पेशेंट में, सब में नहीं, कई पेशेंट में काफी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है और आईसीयू से वो धीरे धीरे नॉर्मल वार्ड की तरफ जा रहे हैं. ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट इंप्रूव हो रही है, एक्सट्यूबेट हो रहे हैं और इंप्रूव हो रहे हैं. न्यूयॉर्क में ट्रायल चल रहा है. तो धीरज जी, वेंटिलेटर की क्या भूमिका होती है ट्रीटमेंट के बारे में, वो भी आपसे जानना चाहेंगे.
पर इससे पहले मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो अभी दवाइयां हैं भारत से मंगवाने की बात हुई है, तो भारत की कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी, जो दवाइयां बनाने की कैपेसिटी है, वो किस तरह से देखते हैं आप? और अगर भारत अमेरिका या और अन्य देश को एक्सपोर्ट कर रहा है तो उससे भारत में किल्लत होने के चांसेस कितने हैं? आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है कि पहली बात, भारत, आप जैसे जानते हैं कि कई फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भारत का बहुत बड़ा नाम है। हमारे देश में बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट, बहुत ही अच्छा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन प्लांट है। आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि हमारा देश वर्ल्ड के अंदर सबसे सस्ती एंटी HIV दवाइयां भी बना के अफ्रीका बेचता है और गरीब देशों में बेचता है। तो हमें हमारी मार्केट में भारत की दवाइयों की बहुत अच्छी रिस्पेक्ट है। मैं तो ये कहूंगा कि इवन चाइनीज दवाइयों से ज्यादा रिस्पेक्ट है। अब आते हैं दूसरा सवाल जो आपने मुझसे पूछा कि भारत का इसमें क्या रोल हो सकता है। ये बात बिल्कुल आपने ठीक बोली कि भारत के अंदर 1.3 बिलियन लोग रहते हैं। ऑब्वियसली हमारे मोदी जी पहले उन लोगों का सोचेंगे और जो अगर कुछ और हो सका तो दुनिया के लिए जरूर करेंगे, लेकिन हमारी मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटी काफी स्ट्रांग है। बस एक थोड़ी सी चीज है कि जो दवाइयों को बनाने के लिए केमिकल्स कई दवाइयों में देखे गए हैं वो भी चीन से मंगवाए जाते हैं। तो इस पेंडेमिक के दौरान अगर दुनिया के सभी देशों ने कुछ, मुझे लगता है इससे कुछ सीख सकेंगे तो वो ये है कि जो एसेंशियल चीजें हैं उस पे आप दूसरे देशों पे पूरी तरह से डिपेंडेंट ना रहिए, अपने ही देश को अपॉर्चुनिटीज दीजिए और आगे बढ़िए। पर मेरा पूरा विश्वास है कि भारत अपने लोगों को अच्छे से सप्लाई कर पाएगा और अगर हो सका तो वर्ल्ड में एक इमर्जिंग पावर बन के निकलेगा। ये बहुत अच्छा समय है एक तरीके से देखा जाए। वैसे तो दुनिया इससे ग्रसित है, लेकिन ये सही समय है कि भारत अपना वर्ल्ड लीडर का रोल आगे बढ़े और ग्रोथ लाए, जिससे हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज और बढ़े और जॉब एम्प्लॉयमेंट हो और लोगों की मदद हो सके। जी ધીરજ, આપકો રોક रहा हूं। ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે દવા અંગે શું કહ્યું હતું તે પહેલા દર્શકોને સંભળાવી દઈએ. A drug called chloroquine, and some people would add to it hydroxychloroquine. So chloroquine or hydroxychloroquine. Now this is a common malaria drug. It's also a drug used for strong arthritis. Somebody has pretty serious arthritis. Also uses this in a somewhat different form. But it is known as a malaria drug, and it's been around for a long time, and it's very powerful. But the nice part is it's been around for a long time. So we know that if things don't go as planned, it's not going to kill anybody. When you go with a brand new drug, you don't know that that's going to happen. You have to see and you have to go long test. But this has been used in different forms, very powerful drug in different forms. And it's shown very encouraging, very, very encouraging early results. And we're going to be able to make that drug available almost immediately. And that's where the FDA has been so great. They've gone through the approval process. It's been approved. And they did it. They took it down from many, many months to immediate. So we're going to be able to make that drug available. તો અમેરિકાએ જે દવાની માંગ કરી છે અને પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી પાસે અપીલ કરી છે, આપણી સાથે ડોક્ટર ધીરજ कौल જોડાયેલા છે. धीरज जी, एबीपी अस्मिता के एडिटर रौनक पटेल हमारे साथ जुड़ गए, वो आपसे बातचीत करेंगे. डॉक्टर कौल, मैं ये जानना चाहता था, एक और देखिए, यूएस जैसा विकसित देश इंडिया से मेडिसिन डिमांड करता है, वहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि दीप जलाए, आयुष मंत्रालय की बातें माने, उससे रिकवर होगा. आपसे मैं जानना चाहूंगा कि क्या दीप प्राकट्य होना है हिंदुस्तान में, तो मनोवैज्ञानिक तौर पर इतनी बड़ी महामारी में दीप प्राकट्य का क्या अहमियत हो सकती है, उसका क्या फायदा मिल सकता है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है. मैं सीधे आपके सवाल के जवाब से स्टार्ट करता हूं. जैसे कि आप जानते हैं लाइफस्टाइल, कि अगर एक इंसान कई सालों से एक तरीके के लाइफस्टाइल में जीवित रहे, बाहर जाता है, आजादी है, फ्रीडम है, आप जो चाहे करें, जिससे मिलें, जो करें, सडनली आपको एक लॉकडाउन में डाल दिया जाता है, आपकी पूरी दिनचर्या चेंज हो जाती है, आपके ऊपर मानसिक दबाव आता है,
ऐसी कोई चीजें जिससे कि आप अपना स्ट्रेस रिलैक्स करते थे, दोस्तों से घूमने जाते थे, मूवी देखने थे, वो भी नहीं कर पाते, तो इससे नेगेटिव एनर्जी बनती है इंसान के अंदर, डिप्रेशन आ सकता है। तो जब लोग बाहर एक साथ जाकर दिखाते हैं कि हम एक चीज के खिलाफ हम सब टुगेदर हैं, यूनिटी की पावर बहुत बहुत ज्यादा होती है, इंसान की ब्रेन की पावर बहुत ज्यादा है। अगर आप अपने ब्रेन को पॉजिटिव रखें और आपको लगे कि आपके साथ इस जंग में और भी लोग हैं, तो आपके लिए काफी पॉजिटिव होगा। और एक दो चीजें और बताना चाहूंगा, आप अपने इम्यून सिस्टम को प्लीज उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें। क्या काम कर सकते हैं जिससे कि आपका इम्यून सिस्टम शायद इस वायरस से फाइट कर पाए? अच्छे से 7 से 8 घंटे नींद लीजिए, सही समय पे खाना खाइए, रात का खाना कम खाइए, पौष्टिक आहार जिसके अंदर न्यूट्रिशियस फूड, वेजिटेबल्स और फ्रूट ज्यादा से ज्यादा खाइए। हाँ, और कई ऐसी स्टडीज आ रही हैं जिससे कि मेडिटेशन, जिसको हम ध्यान भारतीय में बोलते हैं, मेडिटेशन करने से पॉजिटिव थॉट बॉडी के अंदर आते हैं। साइटोकाइन्स जो केमिकल लंग्स के अंदर डैमेज करते हैं, बॉडी के अंदर डैमेज करते हैं, उसका भी रेट नीचे आता है। और डीप ब्रीदिंग से लंग्स की एक्सरसाइज होती है। तो मैं इस बात का, ऑल्दो मैं मेडिकल डॉक्टर हूं, लेकिन मैं इस बात को मानता हूं कि हमारा एंशिएंट मेडिकल साइंस भारत के अंदर काफी साइंटिफिक था। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास अब तक वो टूल्स नहीं है कि हम प्रूव कर पाए। बिल्कुल।